हमारे साथ इस वक्त दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर हैं, जिनमें एक मेंबर जो हमारे साथ है वो अब्दुल रज़ाक साहब हैं जो कि वार्ड 1 से है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वार्ड 1 जो है वो हिंदुस्तान का एक दूर दराज इलाका है, जबकि किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से ये उतना दूरी पर है जितना नज़दीक हमारे को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, जो कि हिंदुस्तान के सबसे निचले एंड पे। अंडमान और निकोबार आइलैंड पे जो है वो जल्दी पहुंचा जा सकता है किश्तवाड़ में, बनिस्बत की जो वार्ड 1 एक किश्तवाड़ का हिस्सा है। बात करनी थी इनको आज अपने इश्यूज को लेकर, जो एडवाइज़र फारूक खान साहब यहाँ किश्तवाड़ में आए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ देरी हुई और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कुछ गैप हुआ, जिसकी वजह से वहाँ देरी हुई और मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ के डीडीसी मेंबर्स और बीडीसी चेयरमैन और कुछ सरपंचेस ने जो है वो वॉकआउट किया। इस वक्त हमारे साथ दो मेंबर हैं, दूसरे जो है वो ताहिर मसूद साहब हैं जो कि पलमार डीडीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नागसीना ब्लॉक के कुछ पंचायत हैं जिनमें डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट है वो भी आता है, उस एरिया को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। इस इंटरव्यू के जरिए जो वार्ड 1 है जो अभी तक नेग्लेक्ट रहा है और जिसकी आवाज़ शायद जो मरगन टाप है वहाँ पर वो जो है वो टकराती है और वापस जाती है, और उधर से नुनखुन है जो सुखनाई से जो है वो टच करता है उसके साथ टकराती है और फिर वापस आती है। कुल मिलाकर ये बात करें कि जो वार्ड 1 की आवाज़ है वो मरगन टाप और नुनखुन की जो पहाड़ी है उनके बीच में टकराकर जो है वो रह जाती है और बात जो है वो दुनिया तक नहीं पहुंचती है। आज हम वही बात पहुंचाएंगे दुनिया तक, और क्या मसाइल है जो वार्ड 1 के लोग हैं फेस कर रहे हैं, बताएंगे रज़ाक साहब। रज़ाक साहब, आज आप किश्तवाड़ आए थे, हमने सुना है कि आप रात के -15 डिग्री टेम्परेचर में मरगन टाप से चलकर जो है वो किश्तवाड़ पहुंचे थे, ताकि अपनी बात जो है वो एक तो रिप्रेजेंटेटिव जो है गवर्नमेंट के उन तक पहुंचाएंगे और आप ओथ लेंगे। तो क्या प्रॉब्लम्स है वार्ड 1 की और आप क्या बताएंगे जो आज एपिसोड हुआ? आज की बात जो है, आज हम आए थे, कल हमें फ़ोन मिला था कि कल 3 बजे आपको टाइम दिया जा रहा है मुशीर साहब से मिलने के लिए, जो कि एडवाइज़र फारूक खान साहब यहाँ आए थे। हम अपने टाइम पर पहुँचे, 3 बजे के टाइम पे हम बराबर टीसी ऑफिस में पहुँचे। वहाँ टेंट बाहर लगा था, वहाँ कुर्सियाँ कुछ लगी थी। फारूक खान साहब जो 4 बजे के करीब 1-1.5 घंटा हमने इंतज़ार किया, तो खान साहब कहीं खाना खाने चले गए। हमें इतना भी तक भी नहीं कहा गया कि आप यहाँ रुको, खान साहब वापस आ रहे हैं, खाना खाने के बाद आप इंतज़ार करो, यहाँ पे आधा घंटा रुको या 1.5 घंटा रुको, इतना भी किसी ने नहीं कहा। इसका मकसद मैंने यही लिया कि हमने यही सोचा कि शायद हमें गैदरिंग के लिए बुलाया गया है, फ़ोटो खींचने होंगे, बाहर से कैमरामैन आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, देखेंगे यहाँ गैदरिंग हुई है, बड़े लोग आए हैं, तो उस तरफ उनका शायद ये ध्यान नहीं था कि हम सुने इन रिप्रेजेंटेटिव्स का, हम भी सुने, हम ये बात कहीं तक पहुँचाए, इनका इजाला हो जाए, ऐसा कुछ नहीं लगा। तो जो हम फिर उसी बात पे पहुंचेंगे कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। मैं जिस दिन ओथ की बारी आई थी, पहले तो मैं ये बताऊं, मैं यहाँ आया था, किश्तवाड़ बच्चे इधर पढ़ रहे थे, तो काउंटिंग की बारी जब आई, मैंने काउंटिंग पे जाना था 20 तारीख को। 21 तारीख को 2 दिन में रहा हेलीपैड पे 2 दफ़ा जब मैं जहाज़ पे चढ़ा, 2 दफ़ा उतारा गया कि इस फ्लाइट में आपका नंबर नहीं है, दूसरी में जाओ। 2 दिन ऐसे मेरे गुजरे। तब तक 21 तारीख की डेट आई, बारिश को काउंटिंग होनी थी, तो मैं यहाँ से चल पड़ा 4 बजे, किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से 4 बजे शाम को निकला। 23 को काउंटिंग, तो 22 को काउंटिंग, जी 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 जी। 21 को मैं 4 बजे यहाँ से निकलता हूँ, और रात के 9 बजे में जहाँ दक्षिण का रास्ता आता है, सैयद है गाँव पड़ता है बीच में, वहाँ मैं 9 बजे पहुँचा। 9 बजे वहाँ से निकल कर आस्ते आस्ते सुबह 6 बजे के करीब में मड़वा पहुँचा, काउंटिंग मड़वा में। हाँ, मड़वा में हमारी काउंटिंग थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ भी पहुँचा है। मैं समझता हूँ ये रिप्रेजेंटेशन किस लिए है, ये दिखावे के लिए, ये इलेक्शन मीडिया को दिखाना है, बाहर वाले मुल्कों को दिखाना है इलेक्शन है, जैसे कुछ लग रहा है जैसे हम हैं ही कुछ नहीं। अभी महीना हो गया, आप खुद देख रहे हैं, अभी तक और भी लिए टाइप नहीं पा रहे हैं हमने क्या करना है, डीडीसी चेयरपर्सन कैसे बनाने हैं। लाहे अमल इनके पास नहीं था तो इलेक्शन किस लिए कराने थे। आप लीजिए फिर से 2 साल पहले या 1-1.5 साल पहले जो डीडीसी मेंबर्स बने, उनका क्या वैल्यू है, उनकी क्या उनका क्या काम है, क्या रोल उनका है, कहाँ उनको बुलाया गया, उन्होंने उनकी माध्यम से कौन से काम है, आपकी जो पावर से वो अभी डिफाइन नहीं है। मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ ताहिर मसूद है
ताहिर मसूद जो है वो ब्लॉक में पहले काम करते थे, ये टेक्निकल असिस्टेंट रहे हैं, इन्होंने रिज़ाइन किया सिर्फ ये सोचकर कि वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। इस वक्त जो ताहिर मसूद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सबसे रिचेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की जो है वो सबसे बड़े एवेन्यूज़ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पलमाड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जिसमें नागसीनी की कुछ पंचायत भी आती है और पलमाड़ की पंचायत भी आती है। ये पलमाड़ वही इलाका है जहाँ पर इस वक्त 1000 मेगावाट पकल डूल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, जबकि इस वक्त 390 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है डुलहस्ती का वो एग्जिस्ट कर रहा है। और कुछ दिन पहले ही जो है वो सरकार ने डुलहस्ती सेकंड फेज़ जो यहाँ पर बुंजवाड़ में आएगा, जिसमें हमारे किश्तवाड़ के नुमाइंदे का भी जो है वो एरिया पड़ता है। तो ताहिर मसूद इस वक्त सबसे बड़ा प्रेशर आपको पावर प्रोजेक्ट्स में अनएम्प्लॉयमेंट की है। तो क्या बात हो रही है पावर प्रोजेक्टों से, आपके जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है? आसिफ साहब, एक बात बोलूँ आपको, लोगों ने हमें इसीलिए मैंडेट दिया था, हमें चुना था कि वो हमारे बेरोजगारी का मसला हल करेंगे। तो आज बड़ी उम्मीदें थी, हमारे यहाँ खान साहब आए हैं, तो एडवाइज़र साहब थे, मैंने बड़ा मेमोरेंडम लिख के लाया था, पूरा रेजोल्यूशन एक था। इसको थोड़ा सा इसको फोकस कराते हैं। ये मेमोरेंडम है जो देना था खान साहब को। मैं इसके कुछ पॉइंट्स भी ले लेता हूँ जल्दी से। इसमें जवाहर नव विद्यालय का एक पॉइंट है कि जो जवाहर नव विद्यालय है वो जो है वो सैंक्शन है, उसको लेकर है। बंडारपुर बाईपास को लेकर है। बंडारपुर जो है वो डेडली एरिया है और इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स देखे गए और पिछले 10-15 साल से जो अल्टरनेटिव रोड है वो बन रहा है। तो ये मसाइल है, इनके बारे में आप क्या रोशनी डालोगे? सबसे पहले बात करते हैं जवाहर नव विद्यालय। जवाहर नव विद्यालय इनने आज से पहले 2008 में सेंक्शन आया था। इनने यहाँ लैंड भी देखी थी पलमाड़ में, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि पहले तो हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार थे कि उनने वो पलमाड़ दिया था, उनने लैंड भी देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये शालीमार कहीं नीचे जो NHPC के क्वार्टर हैं वहाँ वो इस वक्त फंक्शन कर रहा है। हम ये चाहते थे एडवाइज़र साहब से कि वो जल्द अज जल्द उसको पलमाड़ लाया जाए। दूसरा, बंडारपुर बाईपास रोड इन्होंने बनाया था, एक बाईपास रोड तो जिसकी बहुत बुरी हालत है और वो करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा है। वो तो डिपार्टमेंट जाने करप्शन है क्या है, लेकिन उस रोड पर इन्होंने बाकी ध्यान नहीं दिया, तो आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। तीसरा बहुत बड़ा मसला था मेरा एम्प्लॉयमेंट कोटा, लोकल यूथ इन पकलडूल प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैं स्पेशली आया था। तो लेकिन बदकिस्मती यह रही कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, जबकि उस दिन जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स लिए थे तो उनको ये कहा गया था कि 50% आप मशीनरी से काम करेंगे और 50% वो मैनुअली होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि आपने देखा होगा 390 मेगावाट यहाँ पकलडूल जब बना था डलहस्ती, तो उसमें 7,500 के करीब एम्प्लॉइज काम करते थे, लेकिन अफसोस है कि आज सिर्फ 600 लोग काम कर रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं उसमें से भी जो 600 का आंकड़ा बता रहे हैं उसमें भी लोकल 150 या 200 ही होंगे। हाँ, लोकल बहुत कम है, बाकी जो वो बाहर से आए हैं लोकल का कोटा बिल्कुल कम है। ये तो आसिफ साहब ने सही कहा कि 100-150 के करीब, 200 भी नहीं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखा है, वाइडनिंग ऑफ रोड फ्रॉम बंडारपुर टू डंगदूर। जो पावर प्रोजेक्ट्स की जब कंस्ट्रक्शन होती है उसमें हैवी मशीनरी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिनमें ट्रॉलर्स और बाकी जो एक्सकवेशन जो मशीनरी होती है कि कहीं जगह रोड को एक्सवेट करना है, उसको विड्थ बढ़ानी है, तो वाइडनिंग जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। और जो इस वक्त पलमाड़ का एग्जिस्टिंग रोड है वो जो है वो इस ट्रांसपोर्ट को कैटर नहीं कर पा रहा है और अभी भी ज़रूरत है इस रोड की वाइडनिंग की। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू था। हमने इनको कहा था कि जब तक आप करते तब कम से कम वो बाईपास ही बना दे, क्योंकि अगर कोई गाड़ी सामने से आती, वो एक लिंक रोड था, तो एक बड़ा मसला हमारे लिए। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर, हायर सेकेंडरी जो वहाँ ज़मीन ली गई थी 2008 में ली गई थी, वो जगह एक्वायर भी की है गवर्नमेंट ने, लेकिन आज तक ना उस ज़मीन पे कोई फेंसिंग हुई है ना वहाँ कोई काम हुआ है। तो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं अगर आपने ज़मीन भी ली है, उनको मुआवजा भी मिला है, तो हायर सेकेंडरी का काम शुरू करें। मैं अब रज़ाक साहब को कुछ पूछते फिर मैं आपके पास फिर से आऊँगा। रज़ाक साहब, क्या हालत है वहाँ पर इस वक्त जो गवर्नमेंट की फंक्शनरी है? और सबसे बड़ा इशू आपका जो है वो एब्सेंटिज्म कल्चर का है। हम जो इस वक्त मड़वा और बॉर्डवन से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ऑफिस वहाँ के हैं वो गायब है। क्या सिचुएशन है इस वक्त? किस तरह की स्कूल्स की कंडीशन है, किस तरह से ऑफिस की कंडीशन है? इस वक्त 4 से 5 फुट बर्फ भी है कुछ एरियाज में, तो लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं? लोग बिल्कुल अपने घरों में महसूस हैं, एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकते हैं। गाँव की तो बात ही नहीं है, गाँव से दूसरे गाँव की बात ही नहीं है। दफ्तरों का जहाँ तक ताल्लुक है, दफ्तर BDO साहब हमारे वहाँ रहा करते हैं, आया करते हैं,
आजकल वो यहाँ पर ही हैं, क्योंकि वहाँ कुछ नेट फैसिलिटी नहीं है। ये भी एक किस्म की बदकिस्मती है हमारी कि नेट पे सब कुछ चलता है, अपलोड डाउनलोड जो भी कुछ है पेमेंट वगैरह नेट पे ही होती है। बिजली हमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, टावर का मसला है, वो टावर नहीं है। एक टावर हमारे यहाँ है उधर BSNL का, वो भी चल नहीं पाता है। एक कॉल अगर आती है तो एक बात होती है हेलो के साथ ही काट जाता है फ़ोन ही। इसी तरह बाकी मसले अस्पताल हैं, उनमें अगर डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं होगी, डॉक्टर दवाई होगी तो डॉक्टर नहीं होगा। बहुत सी प्रॉब्लम है हमें, जो हम बिल्कुल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बिजली की तो कोई बात ही नहीं है। हमें वो गैस मिले थे जिनको हम ये सोलर लाइट्स, वो भी समझे एक किस्म का उबाल ही बनाया। आपने खुद देखा होगा, सुना है, मैंने भी सुना कि मड़वा में जो आगजनी हुई उसी गैस की वजह से हुई। अब हम भी डर जाते हैं, बिजली की फैसिलिटी नहीं है। पोल लगे हैं 1-1.5 साल पहले, तारें लगी है, पता नहीं चल रहा है वो तार किस लिए थी, वो पोल किस लिए थे, वो बिजली आनी कहाँ से है, उसका कोई वो बजट निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास उसके भी विजुअल्स और फोटोज आए थे कि वो टूट चुके हैं काफी। बिल्कुल बिल्कुल उसी दिन बारिश से, मैं कहता हूँ बर्फ से भी नहीं टूटी वो पोल, बर्फ से वो तारें नहीं गिरी, बारिश से गिरी। इतनी वो सख्त लगाए थे उन्होंने, तो अब इतनी मेहनत की थी उनकी, बारिश से पोल गिरे। डिमांड्स क्या है? डिमांड्स हमारी यही है, बिजली जो बुनियादी सहूलियात हैं बिजली की नहीं है, हमें वो होनी चाहिए। टेली मवासलात है, चाहे टावर 1-2 बने हैं, हमें जियो वालों के उनकी इस्टेब्लिशमेंट डालती होनी चाहिए, उनको वो लगनी चाहिए, सिग्नल वगैरह होना चाहिए फौरी तौर। नंबर 3 ये क्या कहते हैं इसको, राशन वगैरह का मसला है, अभी कई चुकाऊ हैं। मतलब अभी आप देखें इंशन में अगर इस वक्त भी देखेंगे, मेरे ख्याल में लोगों के पास वो स्लिपें वगैरह होंगी मौजूद, तो राशन कहीं नहीं, बीच में ही गायब हुई थी। उसका भी देखना है क्या कुछ हुआ है उसका। अस्पताल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप खुद देख रहे हैं हमारी माएँ मैंने किस तरह कितने दिन हमें रोना पड़ता है, चाहे DC ऑफिस जाना पड़ता है। कल भी वहाँ एक औरत जो है वो उसको शिफ्ट करना था, तो आपके माध्यम से आवाजें पहुंचानी पड़ती हैं, पॉलिटिकल अप्रोच लेनी पड़ती है। क्या वो औरत शिफ्ट हो गई? हाँ बिल्कुल वो हो गई है, वो अस्पताल में क्या वो ठीक है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद। लेकिन कितनी मशक्कत हमने करनी पड़ती है। अगर ये नहीं होता है, जहाज अवेलेबल नहीं होता, फिर हमें उठा कर लेने पड़ते हैं। लेखाएं भी कहाँ, मीटरों के हिसाब से मरघंटा पे बर्फ होता है, आना जाना हमारे लिए मुश्किल होता है। ध्यान कोई नहीं दे रहा है हमारी तरफ, हमारे अलग, चाहे वो मड़वा हो या वाड़वन हो। मरकंटाप जो है वो एक आलमी कम्युनिकेशन है जो वाड़वन के साथ है, जो कि 10,000 फीट के हाइट पे करीब, जबकि इस वक्त अलास्का या दूसरी ऐसी जगहें हैं जहां पर कई मीटर बर्फ होती है, वहां पर जो है स्नो क्लियरेंस होती है। क्या हमारे इस मरकंटाप और सिंथनटाप को जो है वो एडवांस स्नो कटर्स मशीन्स के साथ जो है वो खोला नहीं जा सकता है क्या? अभी खबर आ रही है कि 15 दिन मजीद जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद रहेगा, लेकिन अल्टरनेटिव लिंक रोड होने के बावजूद भी जो है इस वक्त तक गवर्नमेंट जो है वो उसको खोल नहीं रही है। और ना ही, हालांकि यहाँ पर आर्मी और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इस वक्त इसको देख रही है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो कोशिश कर रहे हैं इससे बर्फ हटाने की, लेकिन जो मशीनरी है वो काफ़ी नहीं है। ताहिर मसूद, आप जो है वो पलमाड़ से हैं और पलमाड़ से मड़वा को रास्ता जाता है। पिछले 40 सालों से वो पतिमहाला तक स्टक हुआ है, जबकि आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया भी उस सड़क के पॉइंट से आता है। तो क्या कर रहे हैं आप उस रास्ते को जो है वो बनाने के लिए? इस बार हम पिछले दिनों DC साहब से भी मिले, DC साहब से मिले, एक्सिन RNB से भी हमारी बात हुई, तो उन्हें बड़ी एश्योरेंस की है कि हम जल्दी इन दिनों वहाँ काम शुरू करेंगे। लेकिन रास्ते की बहुत बुरी हालत है, बहुत खस्ता हालत है। हमारा एक एरिया पड़ता है फड़ना मलार में, जहाँ थोड़ी सी भी बारिश अगर हुई तो वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। तो उस पर मैं एक्सिन साहब को भी साथ ले गया था, तो उम्मीद है कि इस बार वो कुछ करेंगे। हमारे कुछ मसले थे एजुकेशन रिलेटेड, जी आपने हायर सेकेंडरी वाला बताया। बिल्कुल, हमारे पास वहाँ पर जो स्टाफ जो इन्होंने रखा है मेडिकल और नॉन मेडिकल के साथ एक स्ट्रीम, एक तो वो है ही नहीं, वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो क्या करते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको कंपलसरी मैथ रखना पड़ता है, या नॉन मेडिकल पकड़ेगा उसको कंपलसरी बायो रखना पड़ता है। तो उसके लिए बड़ी उम्मीद थी कि इस बार ये मसला हल हो जाए। फिर ये ऐसा होता है कि वहाँ पर लोग फिर टाउन में चले आते हैं जो गरीब गुरबा है, क्योंकि फायदा नहीं अगर वो नॉन मेडिकल पकड़े तो उसको मतलब स्टाफ ही नहीं है वहाँ पर जो बिल्कुल ये बड़ा एक मसला हमारे लिए था। तो एक हमने लाया था रेगुलराइजेशन ऑफ DRWs के जो लेबर्स जो बेचारे काम करते हैं हमारे। बिल्कुल, आपका इलेक्शन का यही एजेंडा था, जो नरेगा के स्टाफ है उनको परमानेंट किया जाए, जो लेबर्स है उनको परमानेंट किया जाए, जो HR पे लगे हैं उनको परमानेंट किया जाए, और ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट फॉर DDC
तो डीडीसी जो इनकी कांस्टिट्यूएंसी बनी है उनके लिए कम से कम ऑफिस होना चाहिए, वो कहाँ बैठे, वो कैसे काम करें, लोगों को बड़ी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हैं। ये जो है वो अब आरडीडी डिपार्टमेंट को देखना, क्योंकि आप आरडीडी डिपार्टमेंट के ही जो है वो अंडर आते हैं और ये जिम्मेवारी आरडीडी डिपार्टमेंट की है कि वो आपको ऑफिस एस्टेब्लिश करके दे। ताहिर मसूद, सबसे बड़ी बात फिर हम और आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स पे आ रहे हैं। क्या आपने कोशिश की है प्रोजेक्ट वालों के साथ मीटिंग करने के लिए, और जब आप उनको यहाँ पर बताते हैं कि जो 80% आपने लोकल लगाने हैं, जो एक एग्रीमेंट भी है, आपका दूसरा पावर प्रोजेक्ट है डुलस्ट्री का, जिसमें एग्रीमेंट ही कहीं गायब है और बताया जा रहा है एग्रीमेंट नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ लोगों से बात हुई थी मेरी, उनका कहना है कि अगर मेरे पास ज़मीन के कागज़ नहीं है या मेरे पास स्टेट लैंड है तो गवर्नमेंट डोजर लेकर आती है और उसको गिराती है। तो इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, वो कैसे जो है वो विदाउट एग्रीमेंट दिया जा सकता है? तो इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? ये आपने सही बात कही कि गरीब को बेचारे को चारों तरफ से मारा जा रहा है। हमने यही बात शाम को जो जेपी के सीओपी हैं, चीफ ऑफ प्रोजेक्ट, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, खासकर डीसी साहब ने, कि आज के बाद अगर कोई भी लोकल यूथ लगती है या कोई भी लगता है तो वो डीसी ऑफिस से होगा। तो उस बारे में हम डीसी साहब से बात करेंगे कि वो आप डिस्ट्रिक्ट संभालोगे कि आप प्रोजेक्ट संभालोगे। तो नहीं, क्या डीसी साहब खुद लगाएंगे कि यहाँ एक सिलेक्शन बोर्ड बनाएंगे, वो जब जिस बोर्ड से वो सेलेक्ट होके बाद में उसमें जो भी जेन्युइन हो वो चले? तो इसमें क्या है, वो खुद लगाएंगे कि बोर्ड के थ्रू लगाएंगे? नहीं, बकौले सीओपी साहब के हमारे पास जो भी वैकेंसीज खाली है तो हम फॉरवर्ड करते हैं डीसी साहब को, डीसी साहब से वहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हैं कौन लगाना है, क्या करना है। तो ये बात आप उनसे पूछते हैं कि आप इंटरव्यू लगे, क्या आप खुद लगाओगे? तो ये पहली बार देखने को मिला। मैं बगलियारपुर में खुद भी रहा हूँ। नहीं, क्योंकि इस पर एक बड़ी डिबेट हुई थी कि सिर्फ पर्टिकुलर पार्टीज के लोग जो है वो लग रहे हैं। मैं क्लियरिफिकेशन थोड़ी सी करना चाहूँ, उस वक्त भी जो है ये आवाज़ उठी थी कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जाए, जो उसमें जेन्युइन लोकल्स होंगे उनको लगाया जाए। तो जो इस वक्त आप बता रहे हैं कि जेपी के ऑपरेटिंग ने बताया, क्या उन्होंने बताया कि हम कितनी पोस्टें रेफर कर रहे हैं? नहीं, वो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हम कितनी पोस्ट रेफर। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नए, हमने कुछ टिपर्स लाए हैं, हमने ड्राइवर्स कुछ भर्ती करने थे या कोई भी इंजीनियर्स हमने भर्ती करने, तो हमने वो डीसी साहब को मेल कर दिए। तो अब 15 तारीख तक डीसी साहब आएंगे, हमारा बंदा उनके पास जाएगा, तो डीसी साहब वहाँ से क्या डायरेक्शन देते हैं उसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। तो एक और बात कहूँगा मैं टूरिज्म सेक्टर के बारे में, क्योंकि ये खान साहब के पास ही था। तो हमारे पास 2 जार थे, एक भंडारकोट में है, एक रखना में है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि बाहर से, स्टेट के बाहर से भी लोग आते हैं, उनके लिए रहने के लिए सराय नहीं है। तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि इस बार शायद ये मसला हल हो जाए, हमें सराय चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्राइन एक भंडारकोट होना चाहिए था, बाटा होना चाहिए था, शमशान घाट में उनके कम से कम वहाँ एक शेड होना चाहिए था, जो मॉडर्न शेड है, वहाँ लोग पत्थरों पर बैठते हैं, बारिश की वजह कहाँ जाए वो। तो उसके लिए भी हमने एक आवाज़ उठाई थी। तो बदकिस्मती ये रही कि हम खान साहब से मिल नहीं पाए, खान साहब चले गए। तो इस वक्त एक इशू है, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि आप फ़ोन हमें भी कर रहे थे कि पानी का मसला है। वहाँ की कई स्कीमें हैं जो इस वक्त कुछ ऑन है, कुछ ऑफ ग्राउंड है, दूसरे पेपरों में ब्लॉक का जिक्र आता है, लोगों के पेमेंट्स का इशू है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अभी हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जितने हैं, एडीटीसी साहब हैं, एडीसी साहब हैं, एसीडी साहब हैं, हम सब उनसे मिले, उनसे मीटिंग थी। तो उन्हें हमें कुछ टाइम दिया है 10-15 दिन का, कि शायद उम्मीद है कि ये मसले हल हो जाएं। और पूरा कोऑपरेट किया डिपार्टमेंट ने, ऐसी बात नहीं है, डिपार्टमेंट ने बड़ा एश्योर किया हमें। लेकिन अफसोस ये रहा कि प्रोजेक्ट वाले हमारे साथ ताउन नहीं दे रहे हैं। तो ये बदकिस्मती थी, तो शायद ये खान साहब आज कुछ कर पाते इस बारे में। जी, रज़ाक साहब, हम फिर वार्ड 1 पे आते हैं। वार्ड 1 और मड़वा के, मैं बताता हूँ, वार्ड 1 और मड़वा के एक ही जैसे मसाइल है। जो प्रॉब्लम्स मड़वा की है वही प्रॉब्लम जो है वार्ड 1 की है। हालांकि मड़वा और वार्ड 1 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर वार्ड 1 में 5 फीट बर्फ पड़ेगी तो मड़वा में 3.5 फीट पड़ती है। लेकिन मुश्किलात एक जैसे, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ टेलीकम्युनिकेशन है, ना ही वहाँ कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भेजता है। हमने देखा कि पिछले दिनों वहाँ पर आग लगी थी, तो काफ़ी देर तक जो है वो हल्ड अप रहा है। इस वक्त भी यहाँ पर मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, अबाबिल टीम है, उन्होंने मटेरियल खरीद के रखा, वो जान ही रहे। हमारे यहाँ वहाँ पर जिसने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा था, आमिर रसूल मागरे, उन्होंने सामान उनके लिए खरीद कर रखा है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि फिजिबल नहीं है उसको बाय रोड भेजना, और जो है वो सिर्फ जहाज से ही वहाँ रिलीफ मटेरियल जा सकता है। तो रज़ाक साहब, डिमांड उठती है कि जो फ्लाइट है वो विंटर्स में परमानेंटली किया जाए। तो आपकी इस पर किस किस से बात हुई? और जो इस वक्त वहाँ पर हेल्थ का सिस्टम पैरालाइज्ड है, तो और जो ब्लॉक के जॉब कार्ड्स के इश्यूज है, राशन का इशू है, किस किस से बात हुई आपकी और आपको क्या एश्योरेंस मिली?
जॉब कार्ड्स के बारे में बात हुई मेरे वीडियो साहब से, बाकी मैं मिला किसी से नहीं। वीडियो साहब ने एश्योर किया 15-20 दिन तक पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जो मसला है नेट वगैरह का वो वहाँ चलता नहीं। यहाँ जो इनको चाहे सर्वे भी चाहिए पेमेंट के लिए, VLW GRS भी चाहिए पेमेंट के लिए, वो आ नहीं पा रहे हैं। कुछ वार्डन में फंसे, कुछ लोग यहाँ पहुँचे, उनका आना जाना मुश्किल हुआ, पेमेंट इसलिए रुक रही है अभी उसमें। क्योंकि वहाँ के लिए VSETs जो है वो हर पंचायत के बिल्कुल उनका क्या स्टेटस? कोई काम नहीं कर रहा है, VSET बिल्कुल डिफंड है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कि उनको चालू किया जाए ताकि वहाँ पे नेट चालू हो, आपसे फंक्शन करें। मतलब एक बहाना है, एक बहाना है कि हमें नेट नहीं है, नेट फैसिलिटी नहीं, ये भी रीजन दे रहे हैं हमारे ऑफिसर लोग कि नेट पे ही ज़्यादा सिस्टम है, नेट वहाँ चल नहीं रहा है। ये तो हमारे काम नहीं है, इसमें तो हम क्यों किसी जा रहे हैं, हम गरीब हम। ये तो गवर्नमेंट का काम है, वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना उनका काम है, नेट चलाना उनका काम है। गवर्नमेंट से गुजारिश है आपके माध्यम से कि वो वहाँ पर नेट फैसिलिटी करें। जब हम चांद पे चढ़ सकते हैं, वहाँ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं सैटेलाइट से, तो मड़वा कोई दूर। यही आपने बात अभी एक दफ़ा अधूरी छोड़े आने जाने का जो आपने कहा था मरगन का रास्ता, और ये विंटर 6 महीने की बात की थी, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। अगर हम मड़वा से आए तो 3 दिन का सफर है, हमें आप खुद जान रहे हैं, आप खुद आए हैं, वार्डन भी देखा है, मड़वा भी देखा है, बिल्कुल देखा। 3 दिन का रास्ता है। इससे डिफिकल्ट टाइम में, इससे बर्फ में कैसे हम पहुँचते वो हम ही जानते हैं कैसे हम। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कि वो हमें कहीं टनल का सोचे, हमारे लिए भी टनल का सोच कर हमें। एक चंचल बॉर्डर पर टनल का है, दूसरा जो है वो आपकी वो निकल रही है शायद जो है वो अनंतनाग से जो है वो पेंशन के लिए कोई टनल हमारे को बताया गया है। तो थोड़ी सी आप इस पर थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे कि ये कैसी टनल होगी। चंजर बोंडा का तो हमें पता है, चंजर जो है वो मड़वा में है, बोंडा जो है वो छात्रों से उसकी फिजिबिलिटी भी है, वो 4.5 से 5 किलोमीटर बनेगी। लेकिन जो वर्ड 1 की टनल है, आप उस पर क्या बताओगे, किस तरह से उसकी फिजिबिलिटी और कहाँ से कहाँ बनेगी? ये टनल ये मैंने सर्वे की थी, सुना है मैंने भी, गूगल से भी देखा, कहीं कि गवर्नमेंट से ही निकलता है, वहाँ से वो बाटू में निकलता है। अगर गाँव से ले जाएं तो ये जो बाटू में निकलता है। दूसरा अशमुकाम वाली साइड से आता है, हापत दाड़ बोलते हैं उसको, वहाँ से भी निकल सकता है। वो बसना के नीचे थोड़ा, बसना गाँव से थोड़ा नीचे निकलता है 1-8 किलोमीटर। तो लेंथ भी उसकी बहुत कम सुनने में आया, बहुत कम ही है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे इस टाइप में तो कोई मुश्किल नहीं थी, बड़ी बात नहीं है कि हम 6 महीने रियासत से या 12 महीने बराबर हमारा कॉन्टैक्ट रहता रियासत से, नहीं तो हम 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, पेड़ पकड़ने पड़ते हैं। मतलब अभी बीमार को ये पड़ता है, जैसे अभी मैंने बता दिया, उसके लिए हमें मजदूर निकालने पड़ते हैं, वो भी रिस्क में, कहाँ पहुँचेंगे, मरेंगे या जिएंगे, वो भी पता नहीं देखा था हमने कि एक नौजवान लड़का जो है वो घर के लिए गया था, तो उसकी लाश मिली थी, वो विजुअल्स भी हमने दर्दनाक चलाए थे। तो इस इंटरव्यू का मकसद यही है कि जो ये एरियाज़ हैं जिनको नेगलेक्ट किया गया है, आगे चलकर हम जो है वो मड़वा, बाड़वन और दक्षिण और बाकी इलाकों को लेकर भी स्पेशल पानी का जो मसला इन्होंने बताया उस पर भी हम बात करेंगे। पानी का मसला हमें मैंने आपने खुद देखा, आप पहुँचे हर जगह, सुखनई गाँव जला आप पहुँचे, मरगी गाँव जला आप पहुँचे, इसी तरह गुमुर एक गाँव है, बिल्कुल वहाँ तो बिल्कुल मेरे ख्याल में 100 के करीब घर होंगे, उधर 1-2 पब्लिक स्टैंड होंगे उनके पास। हालांकि दरिया वहाँ करीब है, हालांकि घुमरी में दरिया जो है वो करीब है, बिल्कुल लाइन में रहना पड़ता है हमारी माँ बहनों को, लाइन में जैसे तेल लेना, मतलब जैसे पेट्रोल डीजल लेना होता है, इस तरह वहाँ पानी की कोई भी किल्लत नहीं है। जो घुमरी गांव का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ से जो मरुसुदर दरिया है वो चलता है, और मेरे ख्याल में जो घुमर है वो तकरीबन 10 मीटर की हाइट पे है दरिया से। तो ज़्यादा नहीं है, वहाँ कुछ मोटर लिफ्टिंग वगैरह करके पानी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर उसको जो है वो रिकनवास से पीछे से अगर उसको एक अच्छी कूल बनाई जाए, वो भी एक फिजिबिलिटी है वहाँ पर, जो पानी की बात जो है वो आपने की है। अब हम इस डिबेट को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आखिर पर मैं सिर्फ ताहिर मसूद से एक ही बात जानना चाहूँगा कि आपकी पावर्स को लेकर क्या इशू है, और आपको किस तरह की पावर्स मिलने वाली है, और आपको क्या है जो डीडीसी है, अभी तक आपको क्या समझ आए कि आप क्या? कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है नया क्या कर रहे हैं। जो हमने पढ़ा था, जो हमने सुना था, जो हम स्टडी कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं मिला। 1 महीना हो गया, हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हम आते हैं, कहाँ बैठे, कोई बैठने के लिए जगह नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े मसले हैं लोगों के, बड़ा आप सोच भी नहीं सकते हो। जहाँ डूल बिल्कुल साथ में सबसे नियरेस्ट
इलाका पड़ता है डूल, वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ डिस्पेंसरी चाहिए, वो है नहीं। J&K बैंक ब्रांच होनी चाहिए थी, है ही नहीं। वो सारे इशू आज उठाने थे हमने, वो हो ही नहीं आज। कहाँ ये बोलते हैं हम DDC के पास इतनी पावर है, सिर्फ पेपरों में, हमें तो कुछ दिखा ही नहीं। ये कहा गया कि आपके लिए जो हम ऑफिस बना रहे हैं, आपके लिए अलग कमरा दिया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो कैसे हम लोगों के मसले, बिल्कुल कैसे उन इश्यूज को हम कैसे उठाएं? ये इश्यूज जो है वो पहुंचेंगे, गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे। इस वीडियो के जरिए रज़ाक साहब जो है वो आखिर पर एक मैसेज देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से। बताइए रज़ाक साहब क्या है? रिक्वेस्ट मेरी यही है DC साहब से, खुसूसन कि जो जहाज़ चल रहा है कम से कम इसको रूटीन में चलाया जाए, क्योंकि अभी मैसेज आता है जहाज़ आ रहा है, लोग जमा होते हैं, नहीं आता है, लोग परेशान होते हैं, फिर उनको घरों में जाना पड़ता है ऐसे बर्फीले रास्तों में, फिर बच्चे माएँ बहनें बूढ़े, फिर उनको मायूस होकर घर जाना पड़ता है। गुजारिश है मेरी आपके माध्यम से DC साहब से भी कि वो जहाज़ को रूटीन में चलाएं, जितनी सवारियां होती हैं उनको पहले ही एडवांस में इन्फॉर्म किया जाए, वो वहाँ रहें, तैयार रहें। ऐसे तो फजूल में लोग दर बदर होते हैं, यहाँ देखें आप प्लेट में भी दर बदर लोग होते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं जैसे मुसाफिर होते हैं। मुसाफिर तो हैं ही हम, लेकिन इतने भी नहीं, जैसे जानवरों की तरह बैठे होते हैं, मायूस होकर हाथ पे हाथ धरे हुए, कब जहाज आया आसमान की तरफ, हवा ऊपर से उड़ता है कैसे जहाज आया, इतनी परेशानी है। मैं आपके इस इशू को इलाबरेट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों से बात होती है। लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप इस इशू को हाईलाइट करो कि जो मड़वा, वर्वन, दच्छन और दूर दराज के पार्डर के इलाके हैं, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कभी काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए एक स्पेशल सराई बनाई जाए, जबकि वो वहाँ से आए और उन जगहों पर रह सके। क्योंकि लोग इस एरिया के इतने गरीब हैं, चाहे वो पार्डर के दूर दराज इलाका हो, मचेल हो, इश्तियारी हो, गंदारी हो। आप वर्डवन को तो पूरा ही लीजिए, आप सुखना, रिकनवास, गुमरी, इंशन, आपटी, दासबाल, चाहे आप मड़वा का जो है वो आप तेलर ले लो, आप रिन्नई ले लो, आप मेठवन ले लो, देरना ले लो, आप हंजल ले लो, आप आपन ले लो। ये दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग जो है वो काफ़ी गरीब है, और ये होटलों में यहाँ पर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं रुकना, क्योंकि कभी कभार इनको जो है वो 10 दिन 15 दिन भी जो है वो रुकना पड़ता है। खास तौर पर सर्दियों में जो है वो जब इनको कोई बीमार होता है तो ये उसको बगैर जहाज़ के ना ले जा सकते हैं, तो ना वहाँ से ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये लोगों की डिमांड है कि इन एरियाज़ के नाम पर एक स्पेशल सराही बनाई जाए, जिसमें 40 से 50 कमरे हों, ताकि जो वो वहाँ के लोग हैं वो आकर इस सराही में जो है वो रह सके। हमने बात की ताहिर मसूद से और अब्दुल रज़ाक लोन साहब से, जिन्होंने अपने इश्यूज़ जो है वो बताए, और आगे चलकर भी हम इन इश्यूज़ पर जो लोग वहाँ पर फेस कर रहे हैं उन पर बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक और गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे, इस उम्मीद से कि वो गवर्नमेंट इनको सुने और उन मसलों को जो है वो हल करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।